स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ये जो क्योंकि ये जो हमारा यूनिट 7 है इससे रिलेटेड हमने एक तरह से चीज़ें एक तरह से वो कुछ आप समझिए कि रिपीटेशन हो रही थी। हमने कंजर्वेशन लॉज लैग्रांजियन मैकेनिक्स में पढ़ लिए थे, तो हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में वही चीज़ दोबारा जो है वो एक तरह से रिपीट हो रही है। तो उसके बजाय मैं आपको ये जो लैग्रांजियन है, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है कुछ आवाज़? मैंने तो अपनी तरफ से आ रही है। हाँ, ऑलराइट। सो मैं ये करता हूँ कि मैं आपको 7.36 ड्राइव करके दिखाता हूँ, और आपके सामने ही होगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग क्या गलती कर रहे थे। देखिए, ये मैंने अभी भी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों में मैं बिज़ी रहा, अभी ये मैंने बैठ के मेरे ख्याल आया कि ये क्वेश्चन बाकी है तो मैं इसको ड्राइव करूँ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो शायद आप लोग उसको शायद मिस कर रहे थे। ट्रिक भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अगर आप उस ऑब्जर्वेशन का ख्याल रखें तो आपके लिए कुछ चीज़ें इसको करना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले लैग्रांजियन लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसकी जल्दी से कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए लैग्रांजियन हमारे पास ये है कि L इक्वल्स टू, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है, L इक्वल्स टू m/2 और V नॉट प्लस AT प्लस L थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये एक उसका हिस्सा है लैग्रांजियन का, और इसको मैं यहाँ पे यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, प्लस हाफ एम एल थीटा डॉट साइन थीटा का ये पूरा ब्रैकेट होल स्क्वायर है इस पे, प्लस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, यही है हमारे पास इक्वेशन। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ किताब में मैंने सही लिखी है, m/2 v नॉट प्लस AT प्लस L थीटा डॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ ML थीटा डॉट साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस MGL कॉस थीटा। अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे बस हमें जो है वो ज़रा देखना पड़ता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये आप देखें कि इसके अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं इसमें ये हरकत करता हूँ कि आप देखिए कि जो हमारे हमेशा जब कभी इस तरह की चीज़ें हुआ करें तो एक तरह की चीज़ आप एक तरफ कर लिया करें। मैं ये करता हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों को एक तरफ कर लेता हूँ, यानी कि मैं इसको A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ, और फिर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल V नॉट प्लस AT होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और क्रॉस टर्म 2 टाइम्स V नॉट प्लस AT टाइम्स L थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो और फिर ये इस टर्म का जो है स्क्वायर, जो कि L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। ये भाई किसी ने अपना माइक खोला हुआ है, प्लीज बंद करें। ठीक है, या फिर मुझे खुद से ये काम फिर मुझे खुद करना पड़ेगा, प्लीज अपने माइक बंद करें। ठीक है, तो ये किसने माइक खोला हुआ है भाई, बंद करो उसको। ठीक है, तो ये अभी हमने जो इसका होल स्क्वायर था उसको हमने एक्सपेंड किया, प्लस अब ये वाली जो हमारे पास टर्म है इसको भी हम साथ लिख लेते हैं, हाफ एम और ये बेसिकली स्क्वायर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब जो ऑब्जर्वेशन है वो देखिए ये है कि आप अगर गौर करें तो ये टर्म और ये टर्म ये कॉमन निकाली जा सकती है, यानी कि इन दोनों में से हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो ये चीज़ें, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाती हैं। ठीक है ना, ये बस ये एक इसके अंदर एक वाहिद चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को आप अगर ऑब्जर्व कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, इस वजह से कि
कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं अगर इन दोनों टर्म्स को मिलाऊं और मिला के मैं दोबारा लैग्रांजियन को लिखूं, तो आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, निस्बतन आसान हो जाएगी, इस तरह कह लें। तो वी नॉट प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ये क्रॉस टर्म के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो 2 टाइम्स वी नॉट प्लस ए टी टाइम्स एल थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्योंकि देखिए इसके आगे भी m/2 लगा हुआ है, इसके आगे भी m/2 लगा हुआ है, तो प्लस मैंने m/2 को चूंकि बाहर निकाला हुआ है, तो m/2 बाहर है, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, बस ये इसके अंदर आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो गया, प्लस ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म mgl cos थीटा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी एक टर्म इसमें से कम हो गई, ना सिर्फ कम हो गई बल्कि उसकी उसकी जो समझेंगे फॉर्म भी कम हो गई, क्योंकि वो cos थीटा sin थीटा हो रहा था, जब आप उसको उसका डेरिवेटिव लेते तो और मजीद 2 से 4 टर्म्स बनती चली जाती, वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएंगी किसी ना किसी तरह, बट इट विल टेक योर होल टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉरी इसको मैं, लैग्रांजियन हमारे सामने रहना चाहिए। अब ये लैग्रांजियन है, और लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा, क्योंकि इसमें एक ही डायनामिकल वेरिएबल है जो कि थीटा है, तो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा should be equals to dy by dt of partial L over partial theta dot। देखिए हम नॉर्मली इस तरह भी लिखते आए हैं कि पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा माइनस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के इसको जीरो के बराबर करते हैं, लेकिन नॉर्मली जब मैं इस तरह की के सवालात करता हूँ, तो मेरा अपना जो पर्सनल तरीका है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप अपनी इक्वेशंस को इस तरह लिख के सॉल्व करें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ एक सी टर्म्स आती हैं, तो उनको कैंसिल करना आसान हो जाता है, उनके सेम साइंस होते हैं। अदरवाइज वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर रख के सॉल्व करें तब भी हो जाएगा, बट अपने अपने आई मीन एक्सपीरियंस की और जो इजीनेस की बात होती है, मुझे इस तरह लिख के जो है वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं पहले पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इत्तेफाक है कि मैं आपके सामने थीटा वो जो है लैग्रांजियन शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मेरी कोशिश होगी कि सर आवाज स्लो आ रहे, बेटा सुनाई नहीं दे रहे सर मैं रिकॉर्ड तो आवाज। मैं यार रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, अब बताओ आवाज़ के साथ मैं क्या करूँ। मैं नए हेडफोन खरीद सकता हूँ, वो मैंने 1000 रुपए से ज़्यादा के वो खरीद के मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा माइक करीब रख के मैंने माइक कर ले हाथ सर। मैंने हाथ से पकड़ के मुंह के पास रखा हुआ है, इसी वजह से, ठीक है। बहरहाल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप तक आवाज़ सही पहुँच सके। तो अब देखिए, अब जब मैं पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा कर रहा हूँ, तो ये वाली पहली टर्म तो थीटा फ्री है, ये तो जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये इस टर्म में भी कहीं थीटा नहीं है, यहाँ पर एल अगर आप जाएं इस इक्वेशन के अंदर लैग्रांजियन में, तो यहाँ पर थीटा डॉट है, बट यहाँ पर कॉस थीटा है, तो ये एक डेरिवेटिव आएगा हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो डेरिवेटिव है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह थीटा डॉट है, थीटा नहीं है। तो मेरे पास टोटल आप देखें इस पूरी कंट्रीब्यूशन जो आएगी, जब मैं थीटा के लिहाज से लैग्रांजियन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, एक यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो आप देखें कि कितनी इक्वेशन जो काफ़ी पहले बड़ी लग रही थी, वो ज़रा सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा इन लैग्रांजियन के साथ ये होता है कि अगर आप उनको थोड़ा सा गौर करें, तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, सो एक सेकंड रुकिएगा, ये मेरा पेन कुछ गड़बड़ करने लगा। ओके, सो सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आएगी। मैंने मैंने हाथ से छोड़ के मैं ज़रा पेन के साथ कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ऑलराइट, सो अब मैंने जब इसका डेरिवेटिव लेने शुरू किए, तो आप देखिए जो उसकी फर्स्ट टर्म थी, आई मीन वो तो चली गई, तो मेरे पास जो बचा वो -2 टाइम्स वी नॉट, सॉरी नॉट तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, v प्लस ए टी, ठीक है। और साथ में जो टर्म लगी हुई थी एल थीटा डॉट कॉस थीटा, वहां से एल थीटा डॉट तो वैसी की वैसी रही, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, नेगेटिव साइन आया,
और कॉस की जगह पे साइन थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, और जो थर्ड टर्म थी एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, वो भी अब जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये ब्रैकेट तो यहाँ बंद हो गया, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म थी एम जी एल कॉस थीटा, उसका डेरिवेटिव जो है वो फिर अगेन एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शल एल बाय पार्शल थीटा का आ गया डेरिवेटिव। अब हमें लेना होगा डेरिवेटिव पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसकी वजह ये कि थीटा डॉट एक से ज़्यादा जगहों पर आया हुआ है। तो अगेन जो लैग्रांजियन की पहली टर्म है वो तो वी नॉट प्लस ए टी का होल स्क्वायर है, तो वो इसके जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो जीरो हो गई। लेकिन जो सेकंड टर्म है टू टाइम्स वी नॉट प्लस ए टी टाइम्स एल थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगेन तो ये टू टाइम्स वी प्लस ए टी, ठीक है, और एल साइन एल कॉस थीटा, ठीक है। थीटा डॉट तो है जो था वो तो गायब हो गया क्योंकि वो तो डेरिवेटिव ले लिया हमने, ठीक है। प्लस अब जो हमारे पास टर्म थी एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास टू एल, क्योंकि थीटा डॉट का हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं, और ये आ गया टू टाइम्स एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें थी वो हमने जो है पूरी कर दी। तो बेसिकली जो टोटल हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें तो थीटा डॉट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास थीटा डॉट की डिपेंडेंस आ रही है वो सिर्फ काइनेटिक टर्म से आ रही है, यानी कि जो हमने ब्रैकेट में रखी थी इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कर्ली ब्रैकेट्स में जो कंट्रीब्यूशन आई है वो सिर्फ टू टाइम्स ये v प्लस ए टी टाइम्स एल कॉस थीटा और प्लस टू एल स्क्वायर थीटा डॉट है। हाँ, ये मुझे याद आया, अभी मैंने किताब पे निगाह पड़ी है, इसको वी नॉट कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, तो आप भी यहाँ पे वी नॉट कह दीजिए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो हमारे पास पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट हो गया, लेकिन हमें अभी इसका टाइम डेरिवेटिव भी तो लेना है, तो वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा होशियार रहें, और वो इस वजह से कि देखिए यहाँ पर टाइम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसके डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो देखिए ये है कि हम थोड़ा सा इसमें होशियारी का मुजाहरा करें, और इस टर्म को या तो आप दिमागी तौर पे इसको आप खोल लें, या आप कहीं कोने पे इसको इस टर्म को खोल के लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई गलती ना हो। तो फर्ज करें कि मैं इसी टर्म को इसी ब्रैकेट के जो है टर्म है मैं इसको वी नॉट एल कॉस थीटा और प्लस टू टाइम्स ए टी एल कॉस थीटा, ये मैंने फर्ज करें मेंटली तौर पे मैंने सोच के रख ली, क्योंकि ये टी जाके जो जो टी ऑपरेटर है डी बाई डी टी, वो थीटा पे भी ऑपरेट हो करेगा, और यहाँ पर वो दो दफा ऑपरेट करेगा, एक दफा टी पे और एक दफा कॉस थीटा पे। ऑलराइट, सो जब हम इस ऑपरेटर को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन के ऊपर लगा रहे हैं, तो देखिए पहले वो इस पे आके हिट करेगा, तो आपके पास टू टाइम्स वी नॉट एल, और चूंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन आया, थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। ये तो मुकम्मल हो गया। प्लस एक दफा जा क्योंकि यहाँ पे टी मौजूद है, एक्सप्लिसिटली मौजूद है, तो हमारे पास टू ए एल कॉस थीटा, ठीक है। फिर जो कि हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो प्लस, अच्छा कॉस थीटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस टू ए टी और एल थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का हमने डेरिवेटिव लिया है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, और फिर जो अंदर आर्गुमेंट है यानी कि थीटा उसका डेरिवेटिव, तो टू ए टी एल थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रैकेट की वाली चीज़ें पूरी हो गई, और ये जो आखिरी है इसमें क्या होगा, ये हमारे पास टू तो अपनी जगह रहा, और ये याद रहे कि इन सब के आगे एम लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट अभी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट तो सबके आगे लगा हुआ है ना,
ओके सो प्लस 2 टाइम्स एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप अगर उसको गौर करें तो चले मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ अगर कर रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आप देखिएगा कि ये चीज़ें बहुत आसानी के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस एम टाइम्स वी नॉट एल थीटा डॉट साइन थीटा आ गया हमारे पास। और फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस एम टाइम्स 2a एल कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर ये माइनस आ गया और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस ए टाइम्स, बल्कि यहाँ 2 में बाहर 2 तो कैंसिल हो गया तो माइनस एम टाइम्स ए टी एल थीटा डॉट साइन थीटा। और इसी तरह ये प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो ये हमारे सर पास यस यस पूछिए। सेकंड टर्म में भी 2 नहीं आएगा सर? हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई है, यहाँ एम नहीं यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है। सही सही कहा आपने, आप इसका मतलब है आंखें खोल के देख रहे हैं। वेरी गुड। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। मैं इसको मुख्तलिफ रंग से जाहिर कर देता हूँ। फर्ज करें एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। और अब मैं कलर लाना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वो बार बार इधर जाना पड़ेगा। एक टर्म हमारे पास ये हो गई और एक टर्म हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब जरा सा हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ये डबल डॉट नहीं है, हमें तीन तीन डॉट नहीं है, ये 2 ही डॉट्स हैं, ठीक है। अगर आपने उसको थोड़ा सा याद हो, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ इक्वेशन। देखिए हम पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं, माइनस एम वी नॉट एल थीटा, सॉरी माइनस एम वी नॉट एल थीटा डॉट साइन थीटा। ये टर्म देखें कि हमारे पास जो जो हमने इसका डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे कहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखें कि आ रही है। क्यों? 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, बल्कि मैं यहाँ कर सकता हूँ क्योंकि ये आगे तो कोई और टर्म नहीं है। तो देखिए वी नॉट जो है वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली वो यही टर्म बना रहा है जो कि यहाँ लिखी हुई है ना। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, सही है। अच्छा अब सेकंड इस वाली टर्म पे आ जाइए। क्यों आइए मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वजह से कि जब ये m सर आवाज नहीं आ रही है। जब आप m जो है इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके at और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एग्जैक्टली ये टर्म बना रहा है जो कि यहाँ लिखी हुई है हमारे पास, ये वाली। तो ये टर्म भी हमारे पास कैंसिल हो गई। तो जो टोटल हमारे पास टर्म बची वो ये बची। सर ये फिर से रिपीट करिएगा कैंसिल वाला। एक सेकंड, ये वाली टर्म यस सर। या ये वाली सर दोनों दोनों। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये वाली टर्म देखें, माइनस एम टाइम्स वी नॉट एल थीटा डॉट साइन थीटा। ये टर्म आपके जहन में है। अब आप देखिए कि जब आप इसको यहाँ जाके देख रही हैं यहाँ पर, तो क्योंकि ये टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई हो रही है ना, आप चाहें यस तो सर समझ आ गया। ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर ये जैसे मैंने खोल के लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एग्जैक्टली ये टर्म पहली वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है और ये वाली टर्म जो है वो बेसिकली यहाँ लिखी हुई है जब ये m 80 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ कि ये पूरी टर्म्स कट गई, सिर्फ ये टर्म बची है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अब आप यहाँ अपने लैग्रांजियन की तरफ यानी कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखेंगे तो यू लेफ्ट विद दिस इक्वेशन m टाइम्स l स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस m a l cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास कहाँ से आया? ये टर्म आ रही है आपके पास d बाय dt ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल थीटा डॉट से, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या होता है? ये पार्शियल l बाय पार्शियल थीटा होता है, ऐसा ही होता है ना।
तो आपने ये टर्म तो इधर से लिख दी, और इसके लिए आपने क्या हुआ, जो आपने ऊपर से देखा आपके पास जो टर्म बची है वो है एम जी एल साइन थीटा, यही बची है ना। तो अब आप देखें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई। इसको भी उठा के आप उस तरफ ले जाइए तो माइनस एम जी एल साइन थीटा और माइनस एम ए एल कॉस थीटा हो गई। यहाँ आपके पास एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट लिखी हुई है। अब आप इसको एम एल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास थीटा डबल डॉट माइनस एम तो एम कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे एल स्क्वायर है, नीचे ऊपर एल है, तो जी बाय एल हो जाएगा, ठीक है, टाइम्स साइन थीटा, और माइनस, और यहाँ पर ए बचेगा क्योंकि एम और एल ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बाय एल कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक व्हाट वी हैव इन इक्वेशन 7.36, राइट। तो देखिए होता ये है, जो मेरी जो वो है क्या थ्योरेटिकल फिजिक्स की जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है कि हम लोग जब काम करते थे और हमें कभी कभी बहुत बड़े असाइनमेंट मिल जाते थे, तो हम कभी कभी जवाब से शुरू करके सवाल तक पहुंच जाते थे। तो कोशिश करें दिमाग को जितने डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आप देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है, महज अलजबरा है और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि कैसे इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक आपको चीज़ बताई कि हमेशा कोशिश करें जो एक तरह की टर्म्स हैं उन्हें आप एक तरफ कर लें, राइट। और जो क्योंकि अब जो जैसे हमने किया था v0 प्लस at, वो एक तरह की टर्म्स थी, और जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एल थीटा डॉट यानी कि ये कॉस थीटा वाली टर्म आ रही थी, ये बेसिकली उससे मिलती जुलती टर्म्स हमारे पास दूसरी तरफ लिखी हुई थी, यानी कि एम एल थीटा डॉट साइन थीटा एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो उससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि क्योंकि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जहाँ इक्वेशन तो बन जाती है, लैग्रांजियन लिख लिया, उसके बाद बहुत सारा काम आपको एल्जेब्रिक जो है करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत कम ही आपसे कहा जाएगा कि आप जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप पहले लैग्रांजियन लिखना सीखें, यानी कि आपने कंस्ट्रेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, लैग्रांजियन लिखा, और कम से कम ये करें कि उससे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें, और कुछ ऐसी मीनिंगफुल फॉर्म में बना लें कि कम से कम कुछ ऐसा लगने मिसाल के तौर पर अगर एक पेंडुलम किसी तरह से मूव कर रहा है, राइट, वो किसी तरह का भी हो सकता है, प्लेन पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, स्फेरिकल पेंडुलम है, व्हाटएवर, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर ये पेंडुलम है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो चाहे उसके अंदर जैसे भी पैरामीटर आ रहे हों, आखिरकार वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करेगा जाके, वो उसको यानी कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में उसकी जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसी चीज़ों को फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें उसका जवाब मालूम होता है, ठीक है। या अगर फर्ज करें कि वो आप उसको अगर नहीं भी कम कर, उसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते, तो चैप्टर 4 में आप अगर इसकी जो हमारे पास किताब है इसकी क्या नाम है, ये जो है थ्रॉन्टन की, उसका चैप्टर 4 में देखें, उसने आपको बाकायदा तरीका बताया हुआ है कि अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ना कराएं तो फिर आपको पूरी साइंस की सीरीज खोलनी पड़ती है, और आपको फिर टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपको एलिप्टिकल इंटीग्रल्स को सॉल्व करना पड़ता है, तो फिर आपके पास एक्चुअल जवाब आता है। क्योंकि हमारे पास ये जो लेबोरेटरी वगैरह में हम कर रहे होते हैं इसमें बहुत सारा एरर होता है, लेकिन हम फिलहाल कहते हैं चलें ठीक है, काफ़ी उसके ज़रिए से आप अक्सर जी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, आपके पास 9.8 नहीं आए, अपने चलें 9.7 आ गई, सो ऑन। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें बहुत एक्यूरेट चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल्स और तमाम चीज़ों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, तब हमारे पास जाके जवाब सही आता है, राइट। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है जो अभी तक हमने स्टफ कवर किया है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए कुछ हैमिल्टोनियन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो जो हमारी किताब है इसकी, क्योंकि जितने सवाल उसमें दिए हुए थे चाओ में, वो तो हमने मोर और लेस देखे हैं हैमिल्टोनियन के,
लेकिन जो इसकी किताब है थ्रॉन्टन की, उसमें भी कुछ सवालात दिए हुए हैं। अगर आपने देखा हो, जैसे 7.7 है, ये नो नॉट 7.7, लेट मी चेक, मैं किताब में देखता हूँ। ये आपको एक्सपीरियंस देंगे, या 7.11 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से रिलेटेड है, इसका जो उसकी किताब है हमारे पास थ्रॉन्टन की। और 7.12 उसमें स्फेरिकल पेंडुलम दिया हुआ है। तो आप देखें कि ये आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रहा है बाकायदा। वो आपसे कभी भी नहीं कहेगा कि आप थीटा डॉट और फाई डॉट इन तमाम चीज़ों के लिए इक्वेशन सॉल्व करें, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव दोज इक्वेशन, और आप उन इक्वेशन को थोड़ी देर तक स्टेयर करते रहें, घूरते रहें, तो उन इक्वेशन को देख के आपके पास आप बहुत सारी फिजिक्स समझ सकते हैं। आप चाहें तो हम उन सवाल उन प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपना कोई सवाल है तो बताइए। एक बात, दूसरी बात ये कि आप अभी एक और सेशन भी लेना चाहेंगे, या बस ये वाला काफ़ी होगा? क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट आज के दिन सिर्फ एक ही सेशन लेते हैं, क्योंकि आज के दिन क्लास एक होती थी। सर मेरे ख्याल से यही काफी होगा सर। ठीक है, ठीक है सर। तुम्हारा आपके पास कोई और सवाल है तो आप प्लीज सवाल कीजिए। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ वक्त है। आई थिंक 10 मिनट से तो ज़्यादा का ही वक्त है हमारे पास। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी। और देखिए, मैं जैसे बार बार आपसे कहता रहा हूँ, जब तक कि आप करेंगे नहीं, यू विल नेवर लर्न। सर हाँ सर, ये जो हमने 7.6 की, इसमें हमने एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर एक हमने पेंडुलम रखा ना सर, लेकिन एक ऐसी ट्रेन हो कि जो कांस्टेंट मोशन में हो, पेंडुलम हिल नहीं रहा हो, इसमें क्या कंडीशन होगी? तुम बताओ क्या होनी चाहिए? ये तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है। चलो यहीं से तुम्हारा इम्तिहान हो जाता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। अब ये तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, बताओ क्या है? फिजिक्स करना सीखो। देखो, थीटा डबल इक्वेशन से बातें करना सीखो, तब फिजिक्स करने का मजा आएगा, वरना रट्टा लगाने का तो कोई मजा ही नहीं है। फिजिक्स से ज्यादा फिर बोरिंग कोई सब्जेक्ट ही दुनिया में मैं नहीं समझता हो सकता है। ये तुम्हारे सामने इक्वेशन है। तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है कि अगर ये कार्ट की एक्सेलरेशन ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो फिर बताओ ये इक्वेशन किस तरह मॉडिफाई होगी? बताओ। कौन सी वाली सर? ये थीटा डबल डॉट वाली? हाँ हाँ भाई, ये तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है ना यार। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाउ, in what manner or in what fashion will this equation be modified if the cart is moving with some constant velocity, not with accelerate? हाँ, थीटा एंगल तो नहीं होगा कोई जब पेंडुलम मूव भी नहीं कर रहा? तो अरे बीवी मुझे ये बताइए कि इस इक्वेशन के साथ क्या होगा? गैस मत कीजिए। आपके सामने, आपको मैथमेटिक्स मालूम है, आपको फिजिक्स मालूम है, यूज दोज दैट नॉलेज। गैस मत करें। सर साइन थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्योंकि नहीं है, 0 है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो साइन थीटा 1 हो जाएगा? ये आपके पास क्या तुक है उसकी? ये बताइए। क्योंकि सर अगर वो कांस्टेंट मोशन पे है तो वहां पे एंगल तो 0 हो जाएगा पेंडुलम का। ये तुम कैसे, क्या तुम एक सीलिंग से जैसे तुम पेंडुलम को लटकाओ और उसको हिलाओ, तो क्या वो मोशन नहीं कर सकता? मोशन कर सकता है, लेकिन सर ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पे ये कहाँ आ रहा है? थीटा ई कहाँ आया इस इक्वेशन में? कि तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोच रहे हो यार। देखो, फिजिक्स की ब्यूटी ये है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फैशन, मोस्ट सिंपलेस्ट। इसी वजह से आइंस्टाइन समेत जितने भी बड़े फिजिसिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इक्वेशन की खूबसूरती और उसके सही होने की एक दलील ये है कि इट शुड बी वेरी सिंपल। तो थिंक इन अ वेरी सिंपल फैशन। देखो, मैं तुम्हें इस तरह मिसाल दूं। फर्ज करो एक कार्ट जब ये चली थी तो वो किसी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ थी, ठीक है ना? तो पेंडुलम ने हिलना शुरू कर दिया, ठीक है? अब उस कार्ट के ड्राइवर ने शुरू में तो एक्सेलरेशन दी,
फिर उसने कहा चलो अब रोड बिल्कुल सीधी है, स्मूथ है, अब एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, तो उसने एक्सेलरेटर से पाँव हटा लिया। मोमेंट हमें मालूम है इनर्शिया की वजह से वो कार चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब चूंकि तुम्हें मालूम है कि सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी हिल मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, तो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में और रुके हुए मोशन में कोई फर्क नहीं है, तो वो तुम्हारा पेंडुलम है वो तो अभी भी हिलता रहेगा ना, क्योंकि आपने एक दफा उसको पुश कर दिया था। एक्सीलरेशन ने लगाने का मतलब ये था कि आपने उसको फोर्स दी थी, फोर्स की वजह से वो उसने हिलना शुरू कर दिया था। अब आपके कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन से उसके ऊपर उसके मोशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ जाता है इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट लॉ गलत है। हाँ, एक्सेलरेशन ना होने की वजह से इस इक्वेशन पे फर्क जरूर पड़ेगा और पड़ना चाहिए। और वो फर्क क्या होगा, ये वाली टर्म यानी कि ये जो a बाय एल है ये a जीरो हो गया, ऐसा ही होगा ना। तो आपके पास फिर क्या इक्वेशन बचेगी, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल साइन थीटा, यानी कि वो पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा और उसके अंदर और उस इक्वेशन को उसका मोशन सिर्फ इस इक्वेशन के जरिए से गवर्न हो रहा है। ये हिस्सा जीरो हो गया क्योंकि ये a जो है वो जीरो हो गया है, सिंपल। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये एग्जैक्टली जी बाय एल थीटा बन जाएगी, और इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं, इसे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं आप, जिंदगी आसान। और आपका जो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है उसमें और स्टेशनरी फ्रेम में कोई फर्क नहीं है, यही हमें मालूम है फर्स्ट लॉ से। तो आपको मालूम है कि एक दफा पेंडुलम आप हिला दें स्टेशनरी होके तो वो यही मोशन करता है। तो इस मोशन में या कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में कोई फर्क नहीं है, यानी कि सॉरी, जो गैलीलियन रिलेटिविटी है, याद रखिए, मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। रिलेटिविटी की पूरी तारीख को मैं कूजे में बंद कर रहा हूँ। रिलेटिविटी का आइडिया कोई नया नहीं था, ये न्यूटन या गैलीलियो के जमाने से चला आ रहा था, और ये दोनों गैलीलियो भी और न्यूटन समझ गए थे कि स्पेस रिलेटिव है। टाइम के बारे में अलबत्ता न्यूटन जो था वो थोड़ा सा डाउटफुल था, और काकू जैसे लोगों ने अपनी जो किताब है जैसे हाइपर स्पेस उसमें लिखा है कि शायद उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में चर्च का बहुत ज्यादा असर था साइंस के ऊपर, राइट। तो न्यूटन भी इस बारे में डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पेस तो रिलेटिव है ही, अगर टाइम भी रिलेटिव हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारा गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिलेटिव हो जाए। तो ही वाज काइंड ऑफ रिलेक्टेंट के भाई टाइम जो है वो नहीं है रिलेटिव। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन या न्यूटोनियन रिलेटिविटी वो ये कहती है कि ऑल लॉज ऑफ मैकेनिक्स या ऑल मैकेनिकल लॉज आर इनवेरिएंट अंडर इनर्शियल फ्रेम। अगर आप इनिशियल फ्रेम रखते हैं तो आप यानी कि आप अगर रुके हुए हों विद रिस्पेक्ट टू सम अदर इनिशियल फ्रेम, या आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में हो, ठीक है, आप कोई ऐसा मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो आपको ये बता सके कि आप रुके हुए हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। यू कैन नॉट, बिकॉज दीज टू मोशंस आर आइडेंटिकली सेम, यानी कि रुके होना कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की एक किस्म है, ठीक है, राइट। आइंस्टाइन ने जो स्पेशल रिलेटिविटी दी उसमें सिर्फ उसने ये मॉडिफिकेशन की, उसने कहा नॉट ओनली all mechanical laws but all laws of physics are same for all inertial observers। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन या न्यूटन रिलेटिविटी all mechanical laws are same for all inertial observers। आइंस्टाइन ने उसको जनरलाइज किया, उसने कहा कि all laws of physics are same for all inertial observers, ठीक है। ये इसकी स्पेशल रिलेटिविटी थी आइंस्टाइन की। जो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है उसने इसको इससे भी ज्यादा जनरलाइज कर दिया, उसने कहा कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, चाहे एक्सेलरेटेड फ्रेम हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। तो ये पूरी रिलेटिविटी की कहानी है या हिस्ट्री है जो मैकेनिकल लॉ से शुरू होती है, जो कि न्यूटन और गैलीलियो ने शुरू किए थे कि ऑल लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। 200-300 साल के बाद आइंस्टाइन ने कहा कि नॉट ओनली मैकेनिकल लॉज बट ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। ये 1905 की बात है। और 1915 में आइंस्टाइन ने जब जनरल रिलेटिविटी दी उसने कहा कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, दैट्स इट। और हम जानते हैं कि ऐसा ही है, आज तक
इसकी वायोलेशन हमने नहीं देखी है। तो याद रखें ये बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, बट दे टेल अस अ लॉट अबाउट नेचुरल लॉज। जैसे ही एक्सेलरेटेड फ्रेम से निकल के आप इनिशियल फ्रेम में आए, physics become very simple, and it is same for all all inertial observers. फिर आप अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो आप किसी बस में बैठ के पेंडुलम या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जो मैकेनिकल हो, उसके जरिए से आप नहीं बता सकते कि आपकी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। या आप अगर खड़े हुए हों और फिर आप पेंडुलम को हिलाएं और उसका टाइम पीरियड नोट करें उस वक्त, या आप एक ऐसे कार्ट में बैठ जाएं जिसमें पर्दे पड़े हुए हों और आप बाहर ना देख सकते हैं और आप उस पेंडुलम को हिलाएं, एग्जैक्टली सेम पेंडुलम को, तो आप उसके टाइम पीरियड मालूम करके कोई फर्क नहीं बता सकते कि आप चल रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या आप रुके हुए हैं। व्हाई? बिकॉज हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताती है कि फिजिक्स इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज स्पेस इज होमोजेनियस। अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, आप बेसिकली किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताती है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन इन दिस यूनिवर्स। अगर आप एक क्लोज सिस्टम में हैं तो आप किसी भी तरह से आप कोई ऐसा मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसके जरिए से आप ये बता सकें कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं या रुके हुए हैं। तो ये ख्याल रखिएगा। तो सिर्फ एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में 0 हो रही है और आपकी इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी। तो बात समझ में आई जनाब? तो डोंट ट्राई टू थिंक ओवरथिंक, ट्राई टू थिंक इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। क्या चीज 0 हो रही है उस चीज को इक्वेशन में 0 करके देखो क्या होता है। Any other question? We still have a minute or so. सर आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का बोला था कि आप एक्सप्लेन करेंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो मैंने नहीं, वर्चुअल वर्क के बारे में हुआ था। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने ये सर थोड़ा सा वो होगा बिल्कुल। मैंने अली से भी कहा था क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे अभी इस कोर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। मैं उस पर थोड़े से नोट्स बना लूँ क्योंकि वो आपकी ये जो इसकी किताब है चाओ की भी और थ्रॉन्टन में वहाँ दिया हुआ नहीं है। ये गोल्डस्टाइन वगैरह जैसी किताबों में दिया हुआ। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो थोड़ा सा मुझे माइल्ड करना पड़ेगा। गाढ़ा है, इसको जरा सा पानी वानी मिला के इसको जरा सा इसका गाढ़ापन दूर किया जाएगा, फिर आपको वो आपको दवा पिलाई जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं उस पर नोट्स बना दूंगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। और कोई सवाल? वी हैव लेस देन अ मिनट, तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ सेकंड सेशन राइट नाउ, राइट? और फिर ये जो कुछ हमने किया है, देखिए ये आपको ये वीक थोड़ा मिल के आए, आप पीछे का सारा चीज़ें कंप्लीट करें क्योंकि अगले उससे